जनाब हाफिज ज़ुबैर साहब वो आपसे मुखातिब होंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने जो फसल काश्त की है वो किस तरह मौजू भी है, मुनाफा बख्श भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। जनाब हाफिज ज़ुबैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ साहब ने और सही साहब तशरीफ़ फरमाए। मुझे उन्होंने बताया कि 2 बजे के डॉक्टर साहब का कोई लेक्चर है, तो मैं लंबी बातें मुख्तसर अंदाज में करूँगा। मेरी ज़राअत में आमद बड़ी एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल किस्म की है। मेरी फैमिली में, मेरे अज़ीज़ व अक़ारब में, मेरे फर्स्ट और सेकंड कज़न्स में कोई बंदा आज तक भी ज़राअत के साथ मुंसलिक नहीं। मेरी एग्रीकल्चरल स्टडीज़ बिल्कुल नहीं है, सवाए FSC प्री मेडिकल के। जैसे भी मैं आया, इत्तफाक़ी आया या हादसाती आया, आ गया। तो एक ख़ास वक़्त के बाद मुझे इदराक हुआ, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरा जो फ़ैसला हुआ, अचानक हो गया या हादसाती हो गया, ये बिल्कुल ठीक हो गया, यही होना चाहिए था। एक छोटे घराने में पैदा हुआ जिसमें पेरेंट्स, माँ बाप बड़ी तगदो करके, मेहनत करके अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ा देते हैं। मैं भी कुछ धक्के शक्के खा के थोड़ा बहुत पढ़ गया और उसके बाद रोज़ी धंधा, पेट पालना, वो काम शुरू हो गया। कुछ ही अर्सा गुजरा था कि अल्लाह ने मेरे ऊपर ये राज आश्कार किया कि ये ज़िंदगी जो है ये सिर्फ़ आपकी एक ज़ाती हद तक महदूद नहीं है। जितना आप वसी सोचेंगे, जितना आप बने नौ इंसान के लिए सोचेंगे, उतनी ज़्यादा इसमें वुसअत आती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा इसमें, मैं वाज़ेह लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उतनी ज़्यादा बरकत आती चली जाएगी। वो जैसे जैसे वक्त बढ़ा, ये ईमान मजबूत से मजबूतर होता चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 5-7 साल अपने लिए काम करते थे, उसके बाद एक छोटी फैमिली के लिए काम करना शुरू कर दिया, फिर एक कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम का फ़ैसला करते हैं या मैं करता हूँ, तो सबसे पहली सोच ये आती है कि जो काम करने जा रहे हैं इसका मुल्क को और बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा कैसे हो सकता है। जब ये एहसास और ये ख़्याल और ईमान का ये लेवल अल्लाह ने नसीब कर दिया, तो फिर काम करना बहुत आसान हो गया। आज से कोई 10 साल 12 साल पहले मैंने, या 14 साल पहले, एक इंग्लिश की कोटेशन मेरे नज़रों से गुजरी। बेहतर होता कि मैं उस हवाले से कुरान के आयत का वो तर्जुमे को हवाला देता, लेकिन बहरहाल उसने मुझे डाइवर्ट किया। वो कोटेशन ये थी कि देयर इज़ नो लिमिट दैट व्हाट अ मैन कैन डू इफ़ ही डजंट केयर हु गेट्स द क्रेडिट। कि अगर कोई भी इंसान क्रेडिट लेस हो जाए कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसका बेनिफिट मेरी ज़ात को मिलेगा, मेरी कंपनी को मिलेगा, मेरी फैमिली को मिलेगा, या मेरी कम्युनिटी को मिलेगा, या किसको मिलेगा, इस बात को छोड़ दें आप। जिसको भी मिलेगा, यू विल हैव टू डू। आपको काम करना है अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए बिलखुसूस। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कॉटन की फसल से मुंसलिक हैं वो तो मुझे काफ़ी जानते हैं, लेकिन ऑयल सीड मेरे लिए एक बिल्कुल नई फसल थी। आप साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने अच्छा मुझे एनर्जी दी, मुझे बेस फराहम की। और जब ये अभी पिछले साल 2 सालों से 3 सालों से ये डॉलरों की गेम आई कि डॉलर वैल्यू बढ़ रही है, इंपोर्ट बिल बड़ा ऊपर से बहुत तेज़ ऊपर जा रहा है, कॉटन एक्सपोर्ट्स हमारी कम होती जा रही हैं, कॉटन प्रोडक्शन भी कम होती जा रही है। तो ये चीज़ सामने आई कि यार जहाँ एग्रीकल्चर करनी है तो ऐसी चीज़ों के ऊपर की जाए जिससे इंपोर्ट बिल भी कम हो और जिसमें वैल्यू एडिशन मैक्सिमम हो सके।
ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन करके आप अपना खूबसूरत बिजनेस भी जनरेट कर सकें, कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकें, अपनी फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो सकें, अपने मुल्क के लिए बेनिफिशियल हो सकें, और सबसे ज़रूरी है उम्मत मुसलमान के लिए आप बेनिफिशियल हो सकें। ठीक है, जब ये आप ये सोच बना लेते हैं, ये सोच अल्लाह आपको अनायत कर देता है, तो यकीन करें मुश्किल से मुश्किल काम आपके लिए करना इंतहाई आसान हो जाता है, कोई हर्डल नज़र ही नहीं आती आपको। अच्छा, जब आप काम करने निकलते हैं, जैसे हाफ़िज़ साहब ने बल्कि 3 अल्फाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा उसको प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसको आप कभी अपनी गुफ्तगू में या वर्ड्स में उसको ढाल नहीं पाते। ठीक है, जब तक आप वर्ड्स में ढालेंगे नहीं, उसको लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे, तो लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप इंडिविजुअल हद तक तो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मोटिवेट करना, फार्मर्स को मोटिवेट करना या बाकी कम्युनिटी को, बाकी मुल्क के लोगों को मोटिवेट करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मैं आपको बताऊं जी, कामयाबी के ना जी, कामयाबी का एक ही रूल है और उसके 3 सेगमेंट है या 3 पार्ट है। हाफ़िज़ साहब ने बयान कर दिया, मैं बड़े अरसे से 5 साल 8 सालों से या 10 सालों से उसका कायल हूँ। आप उन 3 रूल्स के अंदर रहते हुए काम करें, सक्सेस चांसेस 100% होंगे, 99.9% नहीं होंगे। नंबर 1, आपकी नीयत। हाफ़िज़ ने बता दिया इन्नमल अमालु बिन्नियात। नीयत आपकी इनफरादियत से निकलकर इज्तमाइयत की तरफ चली जाए कि मैंने जो भी काम करना है सबसे पहले अपनी ज़ात की नफ़ी कर देनी है कि मेरी कम्युनिटी को, मेरी फैमिली को, मेरे सूबे को, मेरे मुल्क को या उम्मत मुसलमान को इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है। ठीक है, इससे बेटरमेंट आ रही है लोगों की ज़िंदगियों के अंदर या नहीं आएगी, वो प्लान करें। जब आप कलेक्टिव और इज्तिमाई सोचेंगे तो इस काम के आगाज़ में ही बरकतें और रहमतों का नज़ूल शुरू हो जाता है और आसानियाँ होना शुरू हो जाती हैं। आपके रास्ते की रुकावट, जब आप फिजिबिलिटी बना रहे होते हैं किसी काम की, तो आपके हर्डल्स आपको नज़र आती हैं कि ये इश्यूज़ हैं। जब आप इज्तिमाई सोच रखेंगे तो आपकी वो जो हर्डल्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, जो फिनंशियल इश्यूज़ हैं या कोई और इश्यूज़ हैं, वो अल्लाह ताला रिजॉल्व करना, हल करना शुरू कर देता है। तो ऐसा ही हुआ कि नीयत मैंने या हम लोगों ने बरौर रखी, इज्तिमाइयत की रखी, या आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल पहले मैंने तो अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी हुई है पहले से ही। ठीक है, तो मैंने देखा जब मैं अकेला काम करता था तो मुश्किल था, 2 में तो कुछ आसानियाँ हुई, जब बहुत बड़ी सोच बनाई तो बिल्कुल ही परेशानियाँ ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद नीयत बना लिया आपने। अकेला नीयत बनाने से तो मसला हल नहीं होगा। तो एक साहब मेरे पास आए, प्रोफेसर रिटायर्ड थे किसी कॉलेज से, मुल्तान से। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे ऑफिस में ना ऐसे दरवाजे पे और कुछ जगहों पे आयत लिखी होती, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। ये आयत कब मेरे, वैसे तो हर कुरान का लफ्ज़, हर आयत के ऊपर ईमान फ़र्ज़ है, लेकिन ये आयत मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में कब एंटर हुई मुझे आज तक नहीं पता। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। मुझे प्रोफेसर साहब कहने लगे कि यार मैंने इतनी लाइफ गुजारी है, बच्चों को पढ़ाया, ट्रेन का, मैं रिटायरमेंट के बाद भी 8-10 साल गुजार चुका हूँ। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, थोड़ा सा वो सब स्टैंडर्ड है कि हड हरामी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जो लोग काम नहीं करते या नहीं करना चाहते या अपने ही हसार के अंदर बंद हैं, वो आयत का सहारा लेते हैं जी, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, या हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। और जो लोग काम करना चाहते हैं और काम की अज़मत के ऊपर यकीन रखते हैं, वो लिखते हैं लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। मुझे उस दिन पता चला कि यह आयत मेरे ऊपर कितना बड़ा असर डाल चुकी है। नीयत की इज्तिमाइयत के बाद जो अल्लाह ने मुझे चीज़ अनायत की, वो मुझे इतनी ताकत दी कि मैं कोई भी प्लान करने के बाद अपनी भरपूर ताकत और एनर्जी सर्फ कर देता हूँ और अल्लाह मुझे उसकी ताकत दे देता है। आज तक मुझे नहीं याद मैंने छोटा या बड़ा या कोई प्रोजेक्ट बनाया हो या कोई सोच सोची हो, आज तक मेरी ज़िंदगी में मुझे नाकामी मिली हो। आज तक मुझे किसी में नाकामी नहीं मिली। ठीक है, वजह क्या थी कि इज्तिमाइयत और अल्लाह की दी हुई ताकत, अल्लाह की दी हुई सलाहियतें
और जो एनर्जी सारी की सारी मैक्सिमम लेवल पर जाकर उसको डालना, उसके ऊपर एक्सपोज करना या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप ये नीयत बना लेते हैं और भरपूर अल्लाह की दी हुई ताकत सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी, फॉर द सेक ऑफ योर कंट्री, फॉर द सेक ऑफ उम्मत मुसलमान, तो जब आपको अल्लाह कामयाबी देता है, जब आपको अल्लाह कामयाबी के करीब करता है, आपको कामयाबियाँ नसीब होती हैं, तो सबसे पहले जो आपके अंदर चीज़ पैदा होती है वो कामयाबी का जोम, बड़े होने का जोम पैदा होता है कि मैंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया, मैंने तो ये तीर मार दिया, मैंने वो तीर मार दिया। अगर वो जोम आपके अंदर आ गया, वो गरूर आपके अंदर आ गया, वो तकब्बुर आ गया, आपकी अच्छी नीयत, आपका भरपूर काम करना ज़ाया गया। ठीक है, सब कुछ कर देने के बाद, इवन कामयाबियाँ या कामयाबी हासिल कर लेने के बाद, जो चीज़ आपको हकीकी कामयाबी की तरफ ले जाती है वो है आजिज़ी। अल्लाह के यहाँ सर मसजूद होना, शुक्र अदा करना अल्लाह का, और कभी कोई मुश्किल पेश आए तो सबसे पहले अल्लाह के आगे सर फेंकना, सजदे में जाना, एक अल्लाह ये रास्ता, ये रुकावट है, इसको भी दूर कर दे। और जब आपको कामयाबी मिल भी गई है तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना, जो अल्लाह के शुक्र की अदायगी है वो मोहर सबत कर देता है कि आपकी कामयाबी कन्फर्म है, तस्दीक हो चुकी है। अब ये जो कैमेलिना का काम है, कैमेलिना नहील, मैं देख रहा होता हूँ, अब ज़ाहिर मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान भी हूँ, और जिस लेवल पे भी हूँ अपना काम छोटा मोटा कारोबार कर रहा हूँ, तो जब परेशानियाँ आती हैं एक छोटे फ़र्द पे, एक फैमिली पे, एक कम्युनिटी पे, एक मुल्क पे, मुल्क के बासियों पे, ख़ास तौर पर फूड सिक्योरिटी के हवाले से कि यार वक्त ऐसा आता जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी एक इशू बन गया हुआ हमारा। आपकी वीट देख लें, लोग लाइनों में लग रहे हैं। मैंने तो आज तक, आज से 5-7 साल पीछे जाए, लाइनों में लग के आटा खरीदते नहीं देखा था किसी को भी। चलो जी, चीनी के लिए लगती होंगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन आटे के लिए लगती नहीं देखी थी। ये घी के लिए लाइनें लगने वाली हैं। आपका ऑयल, कुकिंग ऑयल, आपके घी, पाम ऑयल आपका धड़ाधड़ इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट बिल आपका कहाँ पे जा रहा है। अगर थोड़ी सी मेहनत के साथ देखें, ये जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, सनफ्लावर है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, राया है, मस्टर्ड है, कैनोला है, ठीक है, कॉटन से भी ऑयल इस्तेमाल होता है, जिस ग्रेड का भी चले है, ये कैमेलिना, ये इंतहाई इजी क्रॉपिंग पैटर्न है इनके, इंतहाई आसान फसलात हैं, और तकरीबन सारी की सारी लो इनपुट क्रॉप्स हैं, कम खर्च वाली क्रॉप्स हैं, सवाए मकई के। तो बड़ी आसान है। जो हमारे फिनंशियल रिसोर्सेज हैं इस मुल्क में, किसानों के, कम्युनिटी के, उसके अंदर रहते हुए ये सबसे आसान तरीन फसलात है ऑयल सीड की, जो उगाना आसान है। थोड़ी सी तवज्जो करने से अच्छा सीड मिल गया। उसके बाद बहुत अहम चीज़ है क्रॉप मैनेजमेंट। उसका आइडियल टाइम क्या है, इस टाइप की ज़मीन में क्या चीज़ लगानी चाहिए, क्या चीज़ लगाने के बाद उसका फर्टिलाइज़र प्लान क्या और कब और कितना होना चाहिए, उसको पेस्ट से कैसे कंट्रोल करना है, उसको डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटिव कैसे मेजर्स लेने हैं, उसकी यील्ड मैक्सिमाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए या ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए हमें क्या टैक्टिक्स यूज़ करने होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, देखिए, जिसमें आपके इनपुट्स या एक्सपेंसेस या बहुत बड़े बजट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये थोड़ी सी टेक्निक्स और मैनेजमेंट यूज़ करने से हम, ये ऑलरेडी लो इनपुट क्रॉप्स हैं, तो हम इससे बहुत बड़े बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। बेनिफिट्स कैसे हैं? इनफरादी हैं कि आपकी अपनी इकोनॉमी बेहतर होगी, आपकी फैमिली की इकोनॉमी बेहतर होगी, आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं वो कम्युनिटी खुशहाल होगी, वो एरिया खुशहाल होगा, और सबसे बढ़ के फिर आपका मुल्क खुशहाल होगा। आपका आय इंपोर्ट बिल जो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट है आपके मुल्क को। अब उसके बाद और ये फिर ऐसी फसलात हैं तेलदार, जितने भी ऑयल सीड हैं, ये इसमें शफलिंग बड़ी है टाइम की। जैसे ये कैमेलिना की हम बात कर रहे हैं, क्या सितंबर के अवाइल से शुरू कर लें आप और इसको ले जाएं दिसंबर तक, नवंबर एंड तक ले जाएं।
डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि हाफ़िज़ साहब सीड लगाना है और 25 नवंबर को आखिरी डेट, इसके आगे नहीं लगाना। हमारी मकई खड़ी थी और सॉइल जो है ना हमारी, ये भी कोई बहुत अच्छी नहीं, मार्जिनल सॉइल है, बेतहाशा इशूज़ हैं यहाँ पे साल्ट्स के। हाफ़िज़ साहब अगर मुझे याद है कि रिकॉर्ड चेक करें, हाफ़िज़ साहब की 26 तारीख को कॉल आई कि हाफ़िज़ साहब चेक आपने काश्त कर लिया कैमलिना। मुझे झूठ का सहारा लेना, मैं कहा जी काश्त कर लिया, हो गया। लड़के हमारे का एक्सीडेंट हो गया, हार्वेस्टिंग डिले हो गई, कुछ मकई वैसे भी टाइम ले रही थी। हमने यकम को ख़त्म किया, 2 को और 3 दिसंबर को हमने सोइंग की। टेम्परेचर बहुत लो हो चुका था, कोहरा भी पड़ रहा था, धुंध भी थी, फॉग भी शो काफ़ी प्रवेल कर चुकी थी। बहरहाल हमने काश कर दिया। लड़कों को मैंने कहा जी कल सुबह का दिन नहीं आए, रातों रात काश करना। हमने काश कर लिया, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, जैसे काश की ऊपर कोहरों ने ले लिया आगे। 12-14 दिन हो गए, पौधे नजर ना आए। अब मैं सोचूं यार क्या हो सकता है, खुफिया रोटर मारना पड़ जाएगा दोबारा फिर। बहरहाल कुछ निकलना शुरू हुआ, जहाँ कुछ वतर बेहतर था। हम मैं लड़कों का यार बीज पड़ा 2-3 किलो पड़ा हुआ, मैंने कहा यार इसको पानी लगाओ, मैं देखता हूँ। पानी लगाया हमने, और जहाँ हमें पैचेस बड़े नज़र वहाँ हमने छटा भी कर दिए। चलो यार, अल्लाह का करना क्या हुआ कि 5-7 दिन के बाद ना जी प्लांट पॉपुलेशन अच्छी, जनरेशन अच्छी नज़र आ गई। मैं कहा चलो शुक्र है। हाफ़िज़ साहब ने ना मुझे जनवरी के एंड होगा या फरवरी की पहला हफ्ता होगा, मुझे फ़ोन किया, कहते मैं खाने वाला आया हूँ आप सब, तो मैं चाह रहा हूँ कि कैमलिना देख लूँ। अब इतनी लेट ख़राब, वो वेजिटेटिव ग्रोथ ही ना करे, जनरेशन बड़ा लेट हो गया। मैं कहा आप साहब मैं ज़रा बाहर हूँ, तो अगले टूर से रखो। इनको मैंने फिर डाइवर्ट कर दिया, तो अगले टूर से रखो। अच्छा मैं प्लान तो कर रहा, चलो जनरेशन हो गया, अब मैं इसको संभाल जाऊँगा। लड़कों को मैंने प्लान दिया मैनेजमेंट का, क्रॉप का, पानी लगा, मैं खुद आ गया, फर्टिलाइज़र दी, फिर दी मैंने। हालांकि ये लो इनपुट क्रॉप है, लेकिन मैंने क्रॉप का मैंने प्लान कर चुका था कि डेमो के लिए लगाई है और हाफ़िज़ साहब को दिखानी है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि प्लान किया, काम किया, कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें कामयाबी नहीं मिली आज तक मुझे। अल्लाह ने कामयाबी दी हर किसी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लेट सोइंग करने के बावजूद भी एक बेहतरीन क्रॉप जो है ना ये आपके सामने स्टैंड कर रही है। कंसर्न नहीं है यील्ड इसकी 12 मन आती है, 13 मन आती है, लेकिन मैं समझता हूँ जो मुझे प्रैक्टिस हुई है कि यहाँ से मैं 25 मन तक अगर टाइमली सोइंग कर जाऊँ तो 25 मन ले जाऊँगा। हमने अच्छी क्रॉप दे दी, इसको फिर प्रोपेगेट करना था। मैं बात को एक्सप्लेन कर ले जाता हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ। अच्छा क्रॉप लग गई, क्रॉप के बेनिफिट्स आना शुरू हो गए। एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर सईद साहब कॉटन रिसर्च में। एक दफ़ा हम लोग अलीपुर जुतोई की साइड पे थे, एक छोटा सेमिनार था कॉटन, किसी फार्मर ने किया हुआ था, 100-150 लोग थे। ये बात है 2007-8-9 की बात है। तो लोगों ने पूछा डॉक्टर साहब ये वैरायटी कैसी, ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी, डॉक्टर साहब बताते जाएँ। तो लोग मुतमईन नहीं हो पा रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने 2 लोग आए, डॉक्टर साहब इसके बारे में बताया। वो कह रहे यार मुझे फ़ज़ाइल सुनाने नहीं आते, ये ज़ुबैर से मुझे ये फ़ज़ाइल अच्छे सुनाता है। तो मैंने फिर कॉटन के फ़ज़ाइल सुनाए और वो मुतमईन हो गया। 12 तो बात ऐसे है कि जब क्रॉप तैयार हुई ना जी, तो फिर मैंने सोचा कि यार इसके फ़ज़ाइल कैसे सुनाए जाएँ कि लोग कन्विंस भी हों और इसको कमर्शलाइजेशन की तरफ लेकर जाया जाए। राया कैनोला के बाद ये एक प्रीशियस ऑयल है, इसका राया कैनोला से ज़्यादा न्यूट्रिशनस इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, इसको कैसे लेकर जाया जाए। हाफ़िज़ साहब के साथ भी गपशप जारी रही मेरी, और मैं बेताब था कि यार इसको ना जी हम प्रॉपर प्रोपेगेट करेंगे। फिर चंद दिन पहले मुझे एक साहब का और ख्याल आया। मैं कहा यार ये जब काम ही इज्तमाइयत का है, मुल्की बेनिफिट्स का है, तो इसमें कौन कौन बंदे हेल्पफुल हो सकते हैं इसको प्रोपेगेट करने में, इसको कमर्शलाइज करने में। तो बैठे बैठे एकदम ना जिमें ख्याल आंदा अचानक है, मैं वो बंदा लभ गया। वो बंदा बैठा शहर से अंजोइया। अब इस बंदे को नहीं छोड़ना, ये हमने इससे प्रोपेगेट करवाना है, क्योंकि ये मुल्क का मामला है, हमारे इंपोर्ट बिल को कम करने का मामला है, हमारी फूड सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है। हाफ़िज़ साहब ने टेक्निकल असिस्टेंस दी, बुकलेट बनाई थी, हमें एक अच्छा लड़का मिल गया एग्रीगेट। मैंने कहा यार ये तो बनाएं डॉक्टर साहब। 14 दिन लगे इंतहाई माजर के साथ, मैं नाम नहीं लूँगा जानबूझ के, मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा था। टेक्निकल डेटा मेरे पास था नहीं, मैं वैसे पढ़ा आदमी, तो उर्दू भी कमज़ोर, साहब की इंग्लिश भी कमज़ोर। 13-14 दिन लग गए। टाइम हमने अनाउंस कर दिया था 14 का, बुकलेट ना बनी। फिर मैंने 3 रातें लगातार जागी, दिन को बहुत रश था ऑफिस में और रातें जागी लगातार, 2-2 घंटे सोया मैंने सारा उर्दू। और फिर मेरा ख्याल आया कि यार उर्दू के साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी आना चाहिए। हाफ़िज़ साहब को जगाया रातों को कि तुसी सोना नहीं, मैं बैठा 2 घंटे, ज़रा 2 घंटे बाद सोया।
वो हमने एक अच्छी खूबसूरत बुकलेट जो है ना आपके हाथों में पड़ी हुई है, ये बना ले। अभी इसकी जो कमर्शलाइजेशन थी ना जी, उसके लिए भी कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, लेकिन वो बहुत लंबा टॉपिक था। मैं क्या उसको किसी दूसरी बुक में शामिल करेंगे। तो अब इंशाअल्लाह ताला ये कैमेलिना बन गई। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हो आयल की वो डॉक्टर साहब जिक्र कर चुके हैं, हफ्साद बिन मुस्तफ़ा साहब। अब हमने इसको बाकायदा कमर्शलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है ताकि इंडस्ट्री इसको परचेज़ करे। और सबसे पहला कदम, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करवाएगा मुझसे। हमने इसका अगले साल के लिए बाकायदा प्रोक्योरमेंट का प्लान भी कर लिया है। कल साहब एक मुझे कहने लगे जी यार ये ख़रीदेगा कौन? मैं कहा ये इंडस्ट्री ख़रीदेगी। और ये पहली फिगर जो मेरे मुंह से निकले, मैं कहा जी 5 लाख केजी जो है ना ये ऑर्बिट ख़रीदेगी। ठीक है जी, वो पता नहीं कैसे खरीदेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला प्लान कर लिया, नीयत क्लियर, इंसानियत के बेनिफिट की, मुल्क की मफाद की नीयत है, मेहनत भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब भी अब कह लें हम सुरखरू हो जाएंगे इसमें इंशाअल्लाह ताला, इसमें भी ये भी सच्चा हो जाएगा। तो इसको अब चीज़ ऐसे है कि मैं बड़े अरसे से इस फील्ड में हूँ। आप कोई चीज़ ना जी प्रोड्यूस कर लें, मैन्युफैक्चर कर लें, ठीक है। अब दौर देखें ना, सोशल मीडिया का और एडवर्टाइजिंग का दौर है। अगर आप उसको प्रॉपर एडवर्टाइजिंग नहीं करते, लोगों को उसके जिसको कहते हैं फ़ज़ाइल सुनाना, मैं दूसरे वो ज़रा सादा अल्फाज में बात की थी, फ़ज़ाइल सुनाना, उसको दूसरे अल्फाज में क्या एडवर्टाइज़ करना, प्रोपेगेशन करना उसका, ठीक है, डंडोरा पीटना। अगर आप उसके बेनिफिट्स लोगों के सामने नहीं रखेंगे, ये एक्चुअल चीज़ क्या है, लोग अडॉप्ट करने में बहुत लेज़ी होते हैं। जिस चीज़ पे लगे होते हैं उसको छोड़ना और उसके अल्टरनेटिव पे जाना, उसके सब्स्टिट्यूट पे जाना, ये मुश्किल काम होता है। कि हर बंदा मेरे जैसा नहीं होता, मैंने बात शुरू कर दो, वो पहले 3 4 दफ़ा 10 दफ़ा सोचते हैं, फिर डरते भी हैं। तो इसको कैसे आगे लेकर जाना, तो इसके लिए फिर हमने एक अवेयरनेस प्लान पूरा क्रिएट किया है। अभी जैसे क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, जितनी मेरी बसात है, जितनी मेरी औकात है, जो मेरा फिनंशियल लेवल है, उसके अंदर रहते हुए मैं भरपूर किस्म का एक इसका एडवर्टाइजिंग और प्रोपेगेशन का प्लान डिज़ाइन कर चुका हूँ। उसको वक्त के साथ साथ रिफाइन भी करते रहेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगले 6 महीने इंशाअल्लाह ताला कैमेलिना ऑयल। और कोशिश मेरी ये होगी कि छोटे स्केल पे इसकी, शायद साहब बैठे हुए इस काम के लिए, छोटी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लॉन्च कर दें। एक छोटे लेवल पे लोग कैमेलिना का ऑयल निकाल कर प्रोसेस करके अपना घर में इस्तेमाल भी करें और छोटे लेवल पे इसको बेचना भी शुरू कर दें। इसकी प्रोसेसिंग या उसकी रिफाइनरी का जो काम वो कोई मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल। देखिए ये पॉसिबल है, ताकि किसी ना किसी तरीके से माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल की तरफ जाएंगे और हमारा इंपोर्ट बिल एट एंड कम होगा और हमारा जो लाइफस्टाइल है जो वो हेल्दी हो जाएगा, हमारी फूड ज़रा हेल्दी हो जाएगी। पाम ऑयल खा के रगें बंद हो गई पई, फिर नींबू पीने पैंते हैं और जो बाकी जूसेस पीने पड़ते हैं और डर लगता है रात को हार्ट अटैक ना हो जाए। तो अगर हम अपने आप को शिफ्ट करेंगे कैमेलिना ऑयल पे, तो उम्मीद है कि हम ज़्यादा बेहतर सेहतमंद ज़िंदगी, ज़्यादा हेल्दी लाइफ गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब शाहिद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे साथ मेरा हाथ पकड़े रखें, दरमियान में फेडअप ना हो जाए, मुझे छोड़े ना। हमने बाकायदा इसकी प्रोपेगेशन का एक प्लान लॉन्च करना है, वो विद इन मंथ इंशाअल्लाह करेंगे। कैसे लोगों के इसको पक्का लोगों की खुराक का हिस्सा बनाना है और इसको कैसे इंडस्ट्री में कमर्शलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है और कैसे हमने एट द एंड अपने मुल्क का इंपोर्ट बिल कम करके अपना ज़रिए मुबादला कमाना है। और 2 चीज़ें हैं जो दोनों मेरे फोकस में है, नंबर 1 कॉटन एंड नंबर 2 कैमेलिना। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपसे उम्मीद करता हूँ आप दुआ भी करेंगे, अल्लाह हमें कामयाबी से हमकरार करे, आमीन। तशरीफ लाती हैं मैडम नाज़िया परवीन, वो कॉस्मेटिक के हवाले से आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगी 5 मिनट, फिर बाद में डॉक्टर साहब को बुलाएंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले भी बात की थी इस हवाले से। वैसे मुझे काश्तकारी और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन ज़ुबैर सर ने गाइड किया बहुत अच्छे से। जैसे कि मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर रही थी कि कुछ फैमिली में फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ आए, जिसकी वजह से मैंने ज़िम्मेदारी की तरफ सोचा और फिर स्टेप भी लिया। और उसमें मैंने जस्ट 1 एकड़ से स्टार्ट लिया और इस वक्त 5 एकड़, जिसमें गंदम और मकई, ये चीज़ें बहुत माशाल्लाह अच्छी उस पे जा रही हैं। और जैसे मैंने बताया मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ मुझे पता था ज़ाहिर है कुछ करना है फैमिली के लिए, अपने लिए, और घर पे बैठ के तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मुझे स्टेप लेना पड़ा। और बाकी सर से
इनकी कंपनी में जब मुलाकात हुई तो इन्होंने इस क्रॉप के बारे में बताया था, तो मुझे भी काफ़ी क्रेज़ हुआ, मैं देखूं क्या है या इसके बारे में नॉलेज लूँ। तो उन्होंने कहा कि ये ब्यूटिशन की फील्ड में भी काफ़ी, क्योंकि मैंने कॉस्मेटिक कंपनीज़ में भी काम किया है, तो स्पाइना बॉटल वो सारा जो है ना, कंपनी का नेम है स्पाइना बॉटल, तो वो ऑयल बेस पे सारा काम करी है कंपनी, तो ये भी ऑयल से रिलेटेड था। तो मैंने सर से कहा सर आपके सेमिनार में कोई फीमेल नहीं है? उन्होंने कहा नहीं सब जेंट्स हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे उस अच्छा में इनके ऊपर तंज था। इन्होंने कहा कि नहीं मैम आप ज्वाइन कर सकती हैं। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल करूँगी, अगर आप बुलाएंगे तो ही ना। तो इन्होंने कहा नहीं आप इनवाइटेड हैं, आप आएँ। तो मैं आई, मुझे खुशी हुई कि आप तीन फीमेल्स और भी हैं। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि चले ख्याल तो है कि हम इनके घरों में रोटियां पका सकते हैं, बच्चे पाल सकती हैं, यहाँ बैठे हैं तो इनकी शान में फ़र्क आ जाता है। ये है इशू सभी मेल्स के साथ। तो जो घर में फीमेल्स हैं उनको भी इज्जत दें, जो बाहर है उनको भी इज्जत दें, तो सब कुछ इक्वल बैलेंस हो जाएगा। और सर जो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे कोई सियासी बात करने नहीं आया, मुल्क के हवाले से हम यहाँ अपनी क्रॉप को डिस्कस करने आए हैं। मसला है कि जब हमें कहीं पे भी कोई इशू आता है ना, तो वो हमारे दिमाग पे सवार होता है। मुल्क हमारा है तो टेंशन है हमें, क्यों नहीं है। अब क्रॉप को डिस्कस करें या कुछ भी करें तो मुल्की हालात हमारे सर पे सवार रहते हैं। अब वो कह रहे थे कि मैंने हाथ उठा लिए, नहीं आपको हाथ अभी नहीं उठाने, आपने जो है ना गाइड करते रहना है अपने बच्चों को, अपने बच्चों के दोस्तों को, जो भी आपको मिले। आप हाथ ऐसे उठाएं नहीं उठाएं, आप अपने जो है ना हमारे मुल्क के बच्चे हैं आप उनको गाइड करें, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको गाइड करें। जो हमारे हिस्से का काम है उसको लॉयल्टी के साथ जब तक हम नहीं करेंगे वो नहीं होने वाला। और ये कह दिया मैंने हाथ उठा दिया, ऐसे जान नहीं छूटने वाली, अपने अपने हिस्से का काम सबको करना है। तो बाकी कॉस्मेटिक के हवाले से इसमें ये था कि फैटी एसिड मतलब जो हमारी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा है इश्यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेके, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक कंपनी में काम किया है तो उनको फैटी होने का, ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि जी हम फैटी हो गए ये वो। तो ये ऑयल इस हवाले से तो सुपर्ब है, अगर इसको अच्छी तरीके से हम लेके चले, इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। कुकिंग वाला सीन तो है ही है, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट से, अब मुझे खुद नहीं इतनी नो हाउ कि मैं क्या इसके बारे में, हो सकता है कोई बहुत अच्छे वर्ड्स हों इस ऑयल के लिए, हो सकता नहीं, यकीनन है, क्योंकि जितना मैंने अभी सुना जो सर गाइड कर रहे थे। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि ब्यूटिशियन की फील्ड में और स्पेशली जो वेट लॉस करने के लिए वो ज़्यादा बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़े एक्टिव हो जाओ। अच्छा अपने अपने मोबाइल कटो जरा, उधर कैलकुलेटर पे खोलो प्लीज। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਲਿਖੋ 4 ਅਰਬ। हाँ हाँ 4 अरब लिखो। कैलकुलेटर छोटी कर गया, ये रुपया नहीं लिख सकता, डॉलर कितों लिखने ने। 4 अरब डॉलर सालाना का ऑयल असी जो ना बाहरों मंगवाने। अज वो फिगर दसन लगे जी तुहानू किसी ने नहीं दसी होनी। 7000 मन तेल रोजाना असी सिरां ते ला लेने। कितना? 7000 मन रोजाना असी तेल सिरां ते ला लेने। इतनी वड्डी मार्केट ते सारा तेल बाहरों आना। मरना चाहिए असी अपने आप को ज़राई मुल्क कहने तो ये सारा तेल असी बाहरों लैके आने। है कोई रॉकेट साइंस? अपने काम तुसी आप कर सकते हो। घर के एक कमरे दे विच एक मेज़ है, जी छोटी जी मेज़ पई है ना, इस मेज़ को पूरी फैक्ट्री बना सकते हो तुसी। रुपये कमाना, रुपये कमाना सिखाना वा। छोटा जा बिजनेस आइडिया तुहाडे नाल शेयर करांगे ऑयल के हवाले दे नाल, और उस तो बाद इजाजत चाहांगे। तुसी अपना नाम रजिस्टर करवाओ ना अपने तेल का। जिस तरह बहुत सारे ब्रांड पे ने तुहाडे सामने, पानी का पिया, ये 15,000 रुपए दे विच नाम रजिस्टर हो जाता है। अपना नाम IPO ऑफिस है लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। एक दफ़ा जाना पैंदा, जाके अपना नाम रजिस्टर करवा के वापस आ जाओ। मुश्किल होवे तो तुहाडे बिहाड़ी शहर दे विच एक ऑफिस है, नाम है उसका बिजनेस टॉक्स। बिजनेस टॉक्स बिहाड़ी सेंटर गूगल पे लिखोगे, लोकेशन आ जाएगी, चले जाना, जाके उत्थों करवा लेना तुहाडे अपने शहर। नाम रजिस्टर करवाओ तो उस तो बाद ये जिहड़े बीफ है ने, ये सामने ये गल्ला मंडी चों मिल जाते हैं तुहानूं सारे।
सरों है, खोपरा है, अलसी, कलवंजी, तिल, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ, ਕੈਮਲੀਨਾ, ਆਹ ਸੁਨਾਈ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੇਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਲੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਟੀਲ 'ਚ ਕੱਢੋ, 304 ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ, ਅੱਧਾ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਾ ਉੱਥੇ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਬਿਜਲੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਬਿਹਾੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਫਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਵੇਖੀਏ। ਜਾਂ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਆਪ ਕੱਢੋ, ਵੇਖੋ ਔਰ ਸਿੱਖੋ। ਮਣ ਸਰਿਓ ਹੋਏ ਨਾ 13.5 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, 6500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੈ ਸਰੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਖਾਲਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 500 ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ 450 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸ 540 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਕਦ ਜੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਸ਼ੀਨ, ਸਰਿਓਂ, ਲੇਬਲ, ਬੋਤਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੋ। ਖਵਾਤੀਨ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਪ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ 7 ਕਿਲੋ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਿਲੋ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਇਦਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵੇ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਮ ਹੈ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 48 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ग़िज़ाइयत बरकरार रहेगी। ये छाणन छुणन वाला काम भी कोई नहीं, सिर्फ इनू रख दो, 48 घंटे बाद नितार के इनू इस्तेमाल कर लो। ना मिट्टी पानी है, ना रोटी के टुकड़े विच पाने ने, ना मलमल के कपड़े नाल छानना है, ना फिल्टर करने की जरूरत है। और जितों मर्जी जाके टेस्ट करा लो, ना इसकी ग़िज़ाइयत खराब होएगी, ना ये अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिहड़े तुहाडी सेहत नूं खराब करन, और ना ही फूड अथॉरिटी इहदे ते इतराज़ करेगी कि भाईजान ने किहड़े तरीके नाल कढिया। ना इनू पानी लाने की जरूरत है, सुके बी नूं इक्को बारी पाओ मशीन दे विच और तेल कढ लो, दैट्स इट। डेमोनस्ट्रेशन इंशाअल्लाह ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਵਾਰ ਹੁਣ ਆਏਗੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਸ਼ੀਨ, ਬਮਾ, ਸੀਡਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੋਤਲਾਂ, ਲੇਬਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਓ, ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖੋ। कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों के अंदर ट्रेनिंग सेंटर्स बिजनेस स्टॉक्स के मौजूद ने, जिथे चाहो जाके सीख सकते हो। कोई फीस नहीं, ना रहने के पैसे, ना खाने के पैसे, ना सीखने के पैसे। कोई चीज़ खरीदोगे तो ज़ाहिर वो पैसे देने ने, अदरवाइज टोटल फ्री। तुसी पाकिस्तान के किसी भी शहर जो रहीम यार खान, मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी, पेशावर